अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में श्री सनातन धर्म मंदिर और महिला समिति की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रविंद्र बोल रहा हूँ और मैं जो है नेशनल रिटायर्ड पर्सन एसोसिएशन का मेडिकल सेक्रेटरी हूँ। समय समय पर यहाँ डिफरेंट हॉस्पिटल्स के जो है कैंप्स वगैरह यहाँ लगाते रहते हैं, तो डिफरेंट बीमारी के ऊपर। और आज जो है वुमेन्स की बीमारी के ऊपर जो है ऋतु सानवी जी को हमें मौका मिला है सुनने का। आप सभी को सादर मंत्री सुनिए के ध्यान से। धन्यवाद। मंदिर के अंदर जो शरीर ठीक रहे इसके लिए हमने यहाँ पर एलोपैथिक डिस्पेंसरी है, आयुर्वेदिक के डॉक्टर आते हैं, होम्योपैथिक के आते हैं, हमारी फिजियोथेरेपी या बिल्कुल भी काम करते हैं और आंखों की जांच भी होती है। इसके अलावा यहाँ सिलाई के लिए है, विवाहिक सेवा है और अच्छी बहुत सुंदर एक लाइब्रेरी भी है जिसमें 50,000 की किताबें भी हैं, धार्मिक भी हैं, आध्यात्मिक किताबें भी हैं। जो इस तरह के काम है जैसे शादियों के लिए बिस्तर की सेवा है, दूसरे काम ये जो आज बैठे हैं बहुत सी जो हमारे इलाके के लोग हैं यहाँ जिसके घर में कोई ऐसी जो कि जीवन ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बड़े ध्यान से सुनना। जैसा कि सबको पता है कि आज वुमेन्स डे है, तो मैं यही चाहती हूँ कि वुमेन्स डे पे मेरा आज का पर्पस ये था कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वुमेन्स आए, क्योंकि डे टू डे लाइफ में वुमेन्स जो है वो सबकी केयर करती हैं घर में, लेकिन जहाँ अपनी हेल्थ की बात आती है तो वो अपने आप को इग्नोर करती हैं। चाहे वो उनकी हेल्थ हाइजीन हो, चाहे वो उनका फूड हैबिट हो, उस सब चीजों को नेग्लेक्ट करती जाती हैं कि नहीं अच्छा अभी करती हूँ। और अगर वो पेन में भी होती हैं तो उस पेन को बियर करती रहती हैं, और या तो फिर क्या होता है पेन किलर खा लेती हैं और अपना दिन का काम चलाती हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो उन्होंने पेन किलर खा के सो जाना है और सुबह उठ के फिर अपने ट्रैक पे चले जाना है। लेकिन उस दर्द को सहना वो एक बहुत गलत चीज है, क्योंकि हमारी बॉडी में साइंस इतनी एडवांस है, मुझे कोई वो नहीं है कि यहाँ पर मेल है या फीमेल है, क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है कि जब बात आती है कि वुमेन्स हेल्थ पे, तो उनकी नेग्लिजेंस को दूर करना ये हम सबका मिलके, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, सबका कर्तव्य है कि उन्हें अलर्ट किया जाए कि अगर तुम किसी पेन में हो तो उस पेन को सहना भी एक अन्याय है। चाहे वो पेन फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, चाहे आपकी अंदर से बॉडी से कोई पेन आपको कह रहा है कि मुझे दर्द है, और ये नहीं कि आप उसको सहते जाओ। तो आज का जो मेरा स्पेशल टॉपिक है वो है कि पेल्विक फ्लोर, कि हमारा जो बॉडी में जो हमारे पेल्विक ऑर्गन्स हैं, जो ब्लैडर है, जो यूट्रस है, हम उसकी हाइजीन नहीं मेंटेन करते। उसकी वजह से हमें डे टू डे लाइफ में यूरिन इन्फेक्शन होता है। फिर हम डॉक्टर के पास भागते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स कर लेते हैं और उसके बाद ठीक है फिर वापस अपने ट्रैक पे आ जाते हैं। लेकिन फिर हमने वहाँ कहाँ लैकिंग करी कि हमने फिर अपनी हाइजीन फिर मेंटेन नहीं करी। एंटीबायोटिक खा के हम ठीक हो गए, लेकिन हमारी हाइजीन फिर कहाँ गई, हम फिर उस हाइजीन को फिर भूल गए कि हमें अपनी हाइजीन भी मेंटेन करनी थी। उसी के लिए मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, वो कुछ मैंने नॉर्मल ही प्रेजेंटेशन बनाई है, फिर भी जहाँ जहाँ कुछ साइंटिफिक चीजें आएंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबको मतलब ये हमारी ड्यूटी है कि हमें अपनी बॉडी के हर पार्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं वुमेन्स की जो हमारी किचन में ही ठीक हो जाती है रेमेडी से और कुछ एक्सरसाइज से। जैसे कि आज सभी को हैप्पी वुमेन्स डे मेरी तरफ से है ही है, और मुझे भी आप लोगों की तरफ से आपकी ब्लेसिंग के फॉर्म में मिल ही गया है। जैसे आप लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर आए हो। तो हमें अपनी बॉडी का सबसे पहले ध्यान रखना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपने हर कार्य को उत्साह से करने के लिए पहले हमारी फिटनेस सामने आती है। अगर हम फिट हैं तो हम उस हर कार्य को एक्टिवली कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। आप जितना मर्जी पैसा कमाओ, बचा के रख लो, तिजोरी में रखो, बैंक में रखो, लॉकर में रखो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप उस पैसे को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो इट इज बेटर कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हेल्थ हाइजीन के लिए यूज होती हैं, हम उनको नहीं खरीदते, ये सोच के अरे ये तो बेकार है, मार्केट में कुछ डेविश मुझे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना, पर मुझे उन चीजों पे पैसा इन्वेस्ट करना है जिससे मेरी हेल्थ रिलेटेड है। चाहे वो सोप हो जो हमारी हेल्थ के लिए चाहिए, या हाइजीनिक प्रोडक्ट्स हो जो हमारी यूट्रस के लिए हमें हाइजीन मेंटेन करने के लिए चाहिए, या अच्छे क्लोथ्स हो जो कि ड्राई रखें हमारी बॉडी को, उन पे पैसे खर्च करना एक बहुत ज्यादा ईमानदारी का काम है। ये बेईमानी किसी को भी नहीं करनी है, इसीलिए उस पैसे को हमें यूज कहाँ करना है जहाँ पर हमारी हेल्थ आएगी। और उसके बाद हमें हमेशा जो हमारा खाना है उसे न्यूट्रिशियस फूड खाना है। ये नहीं कि हमने सोच लिया बस जो भी खाना बना है और जो बच गया है वो ही मैं खा लूंगी,
काम चलाने के लिए, जैसे हम सब लोग करते हैं, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सबके साथ होता है। लेकिन फिर भी हमें उस एक चार्ट, अपना एक डाइट का सिर्फ इतना छोटा सा चार्ट बनाना है और उसको एक किचन पे अलमीरा पे लगाना है। उसमें सिर्फ ये टिक करना है आते जाते कि क्या मैंने आज 2 बार फ्रूट खाया। अगर मैंने सबको दिया था एक एप्पल, तो क्या उस एप्पल में से हाफ एप्पल मैंने खाया, या मैंने जो भी फ्रूट मैंने अगर बनाना लिए तो वो मैंने बनाना अपने हिस्से का अपने बच्चे को दिया। बच्चे को ताकत की जरूरत है, लेकिन बच्चे को माँ की भी बहुत जरूरत है। तो अगर माँ रहेगी तो बच्चा अपने आप ही बहुत अच्छा पलेगा। तो ये नहीं कि अपना शेयर दूसरे को खिला के, कि लोग ये कहावत प्राचीन काल से चली आ रही है कि माँ अपना पेट काट के बच्चों को खिलाती है, लेकिन फिर माँ ही स्ट्रगल करती है और वो बच्चे उनको छोड़ के चले जाते हैं बाद में। ये नहीं कि वो बच्चे फिर उनकी बाद में जब वो बूढ़े होते हैं तो बच्चे कहते हैं हमारे पास तो टाइम नहीं है, मेड रख लो, इससे काम करा लो, उससे काम करा लो। इससे अच्छा है कि आप आज फल खा लो और उस फल की इच्छा मत करो जो अभी किसी को पता नहीं है। उसके बाद जो भी है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज, जो कि सभी को करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पार्क में अगर नहीं जा सकते तो हमारे पास बहुत सारा ऐसा एक्सरसाइज प्लान है। आप इवन बेड पे बैठे बैठे भी अपनी बॉडी की कम से कम 50 मिनट्स एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसमें आपका सर, हेड का मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट, बैक का मूवमेंट, बहुत ऐसा एक्सरसाइज प्लान होता है जो आप बैठे बैठे कर सकते हो। उसके लिए आपको ये बहाना नहीं बनाना कि मैं बाहर कैसे जाऊं, अभी मेरी मेड आने वाली है, अभी ये आएगा, अभी वो आएगा, ये बहाने हमें नहीं करने। ये हमें आज वुमेन्स डे पे फ्लैश करके जाना है कि हमें अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज भी करनी है। और उसके बाद जो भी आपका फूड है वो हमने अभी इस पे बात पे डिस्कस कर ही लिया है। और सबसे बड़ी बात है हेल्थ की, हाइजीन की बात है, वो हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है कि हमें कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है। ये थोड़ा हमारी साइंटिफिक स्लाइड है, इसमें ये पेल्विक फ्लोर है। पेल्विक फ्लोर हमारा जो हमारी बॉडी का वो हिस्सा जो कि हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हाइजीन रहने वाला हिस्सा है, जिसको हम इग्नोर करते हैं। तो उस पार्ट को हमें सबसे ज्यादा हमेशा क्लीनलीनेस करनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप इसमें देख रहे हो आप इस पार्ट में कि ब्लैडर, जिसमें हमारा सारा वाटर जो है बॉडी का, जब हम पानी पीते हैं वो सारा किडनी से छन के ब्लैडर में आ जाता है। उसके बाद हमारा वेजाइना आता है और रेक्टम, जिसके थ्रू हमारी बॉडी से हमारा जो है फीकस, जो हमारी बॉडी होती है, जो बाहर आती है, वो हमारा रेक्टम एरिया है, एनल स्फिंक्टर है। और जो बेस है पूरे इन सब चीजों को संभालने के लिए जो बेस है वो है पेल्विक फ्लोर। तो वो पेल्विक फ्लोर ही हमारा आज का मेन मुद्दा है, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी एक्सरसाइजेस हैं जो पेल्विक फ्लोर के लिए हम एक्सरसाइजेस आगे डिस्कस करेंगे फर्दर स्लाइड्स में। तो ये अब आप इसकी कॉम्पोजिशन को देख के समझ सकते हैं कि अगर ब्लैडर में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो भी आपका वजाइना अफेक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें, चारों ऑर्गन जो हमारे हैं, ये पेल्विक फ्लोर को हम इसको पेल्विक फ्लोर कहते हैं, जो एक पेल्विक फ्लोर पे सारे एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं। तो इन सबको समझना इसीलिए जरूरी है कि ये चार सब एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। इसमें जो स्पेशल हमारे पेल्विक फ्लोर में कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो इंटरनली काम करती हैं और कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो आउटर काम करती हैं। तो जब हम कोई भी एक्सरसाइज प्लान पेल्विक फ्लोर के लिए बनाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी ये चीज होती है कि हमें इन सारी कीगल मसल्स पे काम करना पड़ता है, इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि हम इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके, अगर ये लूज हो रही है तो वो इसलिए क्योंकि जब हम इग्नोर ही करते जाएंगे, हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, हम नीचे बैठ रहे हैं तो हमारे को ब्लैडर ऐसे लग रहा है नीचे फुल हो रहा है, इन सब चीजों को हम इग्नोर करते जाएंगे तो ये मसल्स जो है वो उनकी इलास्टिसिटी एक रेंज तक होती है। कितनी रेंज तक वो इलास्टिसिटी को बर्दाश्त करेगी? जब आप इग्नोर करते जाओगे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, आप जाओगे ही नहीं डॉक्टर के पास। और जब आप जाओगे तो उसके बाद डॉक्टर कहेगा कि आज आपका यूट्रस जो है वो 3rd डिग्री प्रोलैप्स पे है और आपका यूट्रस अब हमें रिमूव करना पड़ेगा। हम जाते किस स्टेज में? जब हमारा यूट्रस रिमूव होने वाली स्टेज में आता रहता है, उससे पहले हम उसको इग्नोर करते रहते हैं कि नहीं अरे अभी ठीक है, अरे ठीक है, मैं जब बैठ जाती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ, मैं थोड़ी देर बैठ लेती हूँ ना फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बेसिक सबका क्राइटेरिया होता है वुमेन्स का, नहीं कोई बात नहीं। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हो तब तक डॉक्टर अपने लिए उसके लिए एक अच्छा खासा पेशेंट आ गया और उसका मनी बैंक बढ़ाने के लिए वो सीधा कहता है कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ना आपने एक्सरसाइज करी, ना आपने हाइजीन मेंटेन करी, आपने पूरे साल में 10 बार एंटीबायोटिक का कोर्स किया, जब आपको इन्फेक्शन हुआ तो आपने देखा ही नहीं, तो आपने इग्नोर किया। तो ये इस इग्नोरेंस से हमें बचना है। अगर आप
आपको लग रहा है कि आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको यूरिन लीक की प्रॉब्लम हो रही है, आपको यूट्रस लग रहा है डाउन आ रहा है, तो प्लीज बी अलर्ट। ये फर्स्ट साइन होता है जहाँ पे फर्स्ट डिग्री यूट्रस प्रोलैप्स होता है, हमें वहीं पर उसको रोकना है और उसके लिए एक्सरसाइज करनी है। तो हमें तभी हम आगे बढ़ सकते हैं जब हम पहली जो पार्ट को हम कवर करके डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। ये एक तरीके से हम इसको एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं कि जैसे बोट है, किसी डॉग में है, तो बोट जो है हमारी, वो हमारे सारे पैल्विक ऑर्गन्स है, जैसे वेजाइना है, ब्लैडर है, यूट्रस है, वो हमारे पैल्विक ऑर्गन्स है। जिस रस्सी से ये बंधे हुए हैं वो रस्सी, वो लिगामेंट्स हैं जो कि उनको टाइट करके रखती है पैल्विक ऑर्गन्स को। और ये जो वाटर है, ये हमारी पैल्विक फ्लोर की वो मसल्स हैं जो कि ब्लैडर को, यूट्रस को, वेजाइना को ऊपर खींच के रखती हैं। जब उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है तो वो ड्रॉप कर देती है। तो हमें उस ड्रॉपिंग से बचने के लिए, इसलिए इसमें लिखा हुआ है इफ द पैल्विक फ्लोर इज वीक देयर इज इंक्रीज स्ट्रेन ऑन द फेशिया। अगर आपका पैल्विक फ्लोर वीक है, आपका वाटर लेवल बिल्कुल, आपका जो बेस है वो खराब है, तो वो अपने आप ही उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी और वो लिगामेंट्स को जैसे ही साइड से रोप खींच रही है तो वो उसको खींचना छोड़ देगा और वो पेल्विक ड्रॉप जो है, वो आपका जो यूट्रस है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इसमें भी ऐसे ही समझाया गया है, रोप जो है वो उसकी मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, और जो ये हेड बनाया हुआ वो ब्लैडर है, मींस हमारा जो ब्लैडर है जहाँ पे सारा वाटर इकट्ठा होता है हमारी बॉडी का, और जो बॉडी है वो यूट्रस है। पहले ब्लैडर आ गया, फिर यूट्रस आ गया, उसके बाद जो लेग्स हैं वो रेक्टम है, और वो ये सारी चीजें एक रस्सी से बंधी हुई है। इसमें एक मसल है वो जो है, उसका साइंटिफिक नेम है लेवेटर एनी। वो उसका मेन यही काम होता है कि वो सारे ऑर्गन्स को खींचती है, पुल करना ऊपर की तरफ। जिस दिन वो मसल आपकी वीक हो जाएगी तो आपका ये तीनों ऑर्गन्स जो है नीचे आ जाएंगे। उसमें या तो आपको बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, यूरिन का प्रेशर बनेगा या बॉडी का प्रेशर बनेगा, और आपको हेवीनेस रहेगी और एक ऐसी अनकंफर्टेबल पेन रहेगी जो कि आपके मूड स्विंग्स इतने आ जाएंगे, आप चिड़चिड़े रहोगे, आप बैठोगे भी तो आप अपने आप को इरिटेट फील करोगे कि मुझे कुछ अंदर से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं उस प्रॉब्लम को किसी को एक्सप्लेन, इसको कहते हैं हम इन साइंटिफिक वे अनएक्सप्लेन्ड पेन। वो पेन जो मैं किसी को समझा ना सकूं, तो उस स्थिति में हम ना जाएं, उससे पहले ही समझ जाएं तो बेटर है। ये सब नॉर्मल रूल्स हैं जो हम सभी फॉलो ही करते हैं इसमें साफ रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, लेकिन इसमें भी हाइजीन की बहुत जरूरत है। हम हैंड वॉश करने जाते हैं, हैंड वॉश करते हैं, लेकिन क्या हम उन हैंड को वॉश करते वक्त हम अपने नेल्स को वॉश करते हैं, अपने नेल्स को रगड़ते हैं साबुन से, या नहीं साफ करते हैं? क्योंकि वो एक सोर्स है जो कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को अंदर लेके जाता है। हम जब भी वॉशरूम जाएंगे, जब भी हम वजाइना क्लीन करेंगे, हमें उसके बाद अपने नेल्स को क्लीन करना है, क्योंकि एक यही एरिया है जिसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। इसी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया, वायरस हैं स्टे करते हैं। आपकी फिंगर टिप्स पे आपको कोई वायरस नहीं दिखता, लेकिन नेल्स के अंदर वो वायरस स्टे करता है और वो आपकी बॉडी में एंटर करता है। तो इसीलिए हमेशा हमें बेसिक जो भी रूल्स है हाइजीन के, हमें उनको मेंटेन करना है। हमेशा अपने वेजाइनल एरिया को हमें ड्राई रखना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो टिश्यू पेपर्स, आजकल सभी लोग टिश्यू पेपर्स यूज करते हैं। जब भी आप वॉशरूम जा रहे हो, क्लीन इट विद वाटर, ड्राई इट विद टिश्यू पेपर, इससे अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप तभी ड्राइनेस, जब तक ड्राइनेस रहेगी, जहां मॉइस्चर आएगा वहां पे फंगल इन्फेक्शन आएगा। आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फंगस इन्फेक्शन आपको होगा और उसके लिए आप इरिटेट होते रहोगे और फिर आप किसी स्किन वाले या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे या स्किन वाले डॉक्टर के पास जाओगे, तो फिर वही सेम पूरा सर्कल फिर घूमेगा आपका एंटीबायोटिक्स का, एंटी फंगल क्रीम्स का, और फिर डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि आपको पानी पीना है, 10 ग्लास पानी पियो, 12 ग्लास पानी पियो, लेकिन आप फिर भी नहीं पियोगे क्योंकि मुझे प्यास नहीं लगती। उसके बाद आपको जो भी आपको अंडरगारमेंट्स यूज करने हैं, कॉटन के ही यूज करने हैं, चाहे आप सस्ते लो चाहे महंगे लो, लेकिन उसका फाइबर हमेशा कॉटन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप अगर आपने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज किया तो इन्फेक्शन के चांसेस 10 टाइम्स हायर है, और अगर आप कॉटन क्लोथिंग यूज करते हो तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस 10% लेस है। और जो लोग जो पैड्स यूज कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स में, तो हमेशा उनको रेगुलरली चेंज करना है जिससे इन्फेक्शन ना हो, और साथ ही साथ हमेशा कोशिश करें कि कॉटन के ही पैड्स यूज करें। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो हम जनरल यूज, जो
मिस्टेक हम लोग सभी लोग करते हैं। जब हम नहाते हैं हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि जिस साबुन से हम नहा रहे हैं हम उसी साबुन से पूरी बॉडी को यूज करते हैं। हम अपने जेनाइटल्स भी, अपने ऑर्गन्स सारे उसी से क्लीन करते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं जो हमारा इन्फेक्शन का बहुत बड़ा सोर्स है। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे प्रोडक्ट वुमेन्स की क्लियरिंग के लिए, बहुत वी वॉश है, वो एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसकी पीएच वैल्यू भी मेंटेन है, जो कि आपके वेजाइना को क्लीन भी रखता है और उसकी पीएच वैल्यू को डिस्टर्ब भी नहीं करता। लेकिन जो हमारे सोप है उनमें इतना ज्यादा केमिकल्स होते हैं वो हमारे वेजाइना की पीएच वैल्यू को कंप्लीटली डिस्टर्ब कर देते हैं। और आप ये सोचते हैं कि हमने डिओड्रेंट यूज कर लिया, हमने टेलकम यूज कर लिया, लेकिन नहीं, वो डिओड्रेंट और वो टेलकम भी हमारे पीएच वैल्यू को डिस्टर्ब करते हैं। उस ऑर्डर को, एक नेचुरल ऑर्डर होता है, उसको डिस्टर्ब करते हैं और उसी से स्किन कैंसर होने के चांसेस फिर 10 टाइम्स हायर हो जाते हैं। इस डिस्फंक्शन के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है, हम जस्ट उनको इग्नोर करते जाते हैं। जैसे कि आपका यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, बार बार यूरिन का आना और इनकॉन्टिनेंस होना कि यूरिन का बार बार रुकना, तो ये सारे डिस्फंक्शन है जो कि हमें इन पे ध्यान देना चाहिए कि बार बार आपका यूरिन क्यों आ रहा है, क्यों आप यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो है आपकी बॉडी में जो गैसेस बन रही हैं वो क्यों बन रही हैं, इसका वो गैसेस भी प्रेशर डालती हैं आपके ब्लैडर पे। वो ब्लैडर लीक होने का कारण ये भी होता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एसिडिटी है और वो गैस जो है वो खाली एक आपकी बॉडी में एक जगह स्टमक में ही सर्कुलेट नहीं होती। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं गैस की वजह से जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। तो हमारा ये पेल्विक फ्लोर का जो हमारा एरिया है, जो ये हमारा रीजन है पेल्विक फ्लोर का एरिया, इस एरिया में हैवीनेस, डिस्कम्फर्ट, पेन, या तो वो पेन यहाँ साइड में मसल्स होती हैं हमारी जो पैर के साथ जा रही हैं, इन मसल्स में एक ऐसी मीठी मीठी सी पेन होती है जो एक लहर की तरह चलती रहती है। वो एक अलग सी पेन होती है जो ये बताती है कि आपका जो पेल्विक फ्लोर है वो डिस्कम्फर्ट में है। और उसके साथ साथ हमेशा एक जो आपका मसल्स होती हैं उसमें स्पाज्म रहता है, टाइटनेस रहती है। उसी की वजह से हमारी बॉडी में यूट्रस प्रोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आपका पेल्विक फ्लोर वीक हो गया, आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स वीक हो गई, तो नेचुरली आपको सारा इफेक्ट जो सारा मिलके प्रेशर आपके कहाँ डालेगा, जब आपका ब्लैडर वीक है, ब्लैडर कंट्रोल नहीं कर रहा है यूरिन को, तो वो अपने आप ही ब्लैडर जो है वो यूट्रस को धक्का देगा नीचे की तरफ। अब जब वो यूट्रस को नीचे की तरफ धक्का देगा तो आपकी पेल्विक फ्लोर मसल अपने आप ही नीचे आ जाएगी। तो आपकी प्रॉब्लम डे टू डे जो है, ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें आप आजकल की जो गर्ल्स हैं उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जो कि बहुत बड़ी हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पीरियड्स जो है वो रेगुलर नहीं होते गर्ल्स को, और उसकी वजह से उनकी बॉडी में इतने हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं कि इवन एज अ गर्ल उनके फेस पे हेयर आने शुरू हो जाते हैं, उनकी स्किन डार्क पैची होनी शुरू हो जाती है, उनका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो ये सब हार्मोनल डिसबैलेंस है, ये सारा डायरेक्टली रिलेटेड है पेल्विक फ्लोर से। तो इसका मतलब ये है कि सारा एक जगह ने सारे एरिया, पूरी बॉडी को हमारे डिस्टर्ब कर दिया पूरा, क्योंकि वो हार्मोन लेवल डिस्टर्ब हो गया, वाटर लेवल डिस्टर्ब हो गया। तो नेचुरली है कि वो हार्मोन लेवल पूरी बॉडी में हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, उसकी वर्किंग को अफेक्ट कर देता है। तो जो भी हार्मोन्स हैं बॉडी में से, हैप्पी हार्मोन्स बनना, जो भी बच्चा है, गर्ल है, वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती है। तो हमारी बॉडी में जो भी हैप्पी हार्मोन्स बन रहे थे वो बनने बंद हो जाते हैं, और उसकी जगह जो है वो बच्चा जो है वो सैडनेस में जाने लगता है। और जब बच्चा डिप्रेशन में जाने लगता है, क्योंकि वो अपने आप को नेचुरल नहीं फील करता, क्योंकि जब वो अपनी फ्रेंड से शेयर करती है तो वो कहती है कि नहीं मेरे पीरियड्स तो रेगुलर हो रहे हैं, लेकिन जब उसको ये समझ में आता है कि 3 महीने 4 महीने मेरे पीरियड्स नहीं हो रहे, तो एक मेंटल स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो उन सभी का कारण हमारा पेल्विक फ्लोर है। अभी इसमें इस स्लाइड में आप इजीली देख सकते हो कि जो भी सिम्टम्स हैं वो पेल्विक पेन के क्या क्या सिम्टम्स हैं, ये आप अपने आप जज कर सकते हो कि जब आपको पेल्विक फ्लोर की कोई भी प्रॉब्लम है, तो इनमें से लो बैक पेन, कभी भी लो बैक पेन आपको अगर पीछे से आगे की तरफ आ रहा है तो कभी भी ये मत समझना कि मेरी लोअर बैक में पेन है। ये पेन आपको अलर्ट कर रहा है कि आपके पेल्विक ऑर्गन्स वीक हैं, आपका पेल्विस वीक है, वो आपको अलर्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो रोटेट होता रहता है पीछे से पेल्विस की तरफ। फिर उसके बाद आपको ग्रोइन डिस्कम्फर्ट, ग्रोइन क्या होता है, हमारा ये एरिया जो पैर और हमारे यूट्रस के बीच में एरिया, इसको कहते हैं ग्रोइन एरिया। इस एरिया में पेन आना शुरू हो जाता है, पेन इन ब्लैडर रीजन। ब्लैडर में आपको कैसे पता चलेगा, ब्लैडर को
आपकी बॉडी के अंदर है, पर आप कैसे जानोगे कि मेरे ब्लैडर में पेन है? वो पता चलेगा कि आप यूरिन करने जाओगे, थोड़ा सा यूरिन आएगा, पूरा नहीं आएगा, आप वेट करोगे कि मैं क्लियर करूं, यूरिन को क्लियर करूं, पर वो प्रेशराइज रहेगी बॉडी कि मुझे यूरिन पास करना है, पर यूरिन पास नहीं होगा, तो वो आपका ब्लैडर का पेन है। यहाँ पे ब्लैडर आपको अलर्ट कर रहा है कि यस, कि मैं भी हूँ आपकी बॉडी में डिस्कम्फर्ट में हूँ, और साथ के साथ ये भी अलर्ट कर रहा है कि अगर आपने मुझे ट्रीट नहीं किया तो मैं खाली ब्लैडर नीचे ही आपका नुकसान नहीं करूंगा, मैं आपकी किडनी को भी, क्योंकि जो यूरिन छन के आना था वो जब वापस नहीं जाता, वो वापस ऊपर वापस किडनी में जाता है, तो वो वापस किडनी को नुकसान करता है। जैसे कि हम बांध बना देते हैं बाढ़ के पानी को रोकने के लिए, अगर वो आगे नहीं जाता तो पानी बैक तो मारेगा। सेम थ्योरी हमारी यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं कि अगर वो ब्लैडर ने पानी को छाना, उसको यूरिन बनाया, और अगर उस ब्लैडर से वो यूरिन बाहर नहीं आया, तो वो ब्लैडर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस यूरिन को हमेशा रख के रहेगा, वो उसको बैक किडनी की तरफ करेगा। जब वो किडनी में वापस यूरिन जाता है, उसके बाद जो वो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, फिर वो आप डॉक्टर जो है, फिर आप नेफ्रोलॉजिस्ट के चक्कर काटते हो कि भाई सर मेरा तो मुझे रुक रुक के यूरिन आ रहा है, कहीं मुझे स्टोन तो नहीं है। तो ये सारी मल्टीपल एक नेग्लिजेंस पेल्विक फ्लोर की आपको बहुत सारे डिस्कम्फर्ट में डालती है। उसके बाद आपका डिस्कम्फर्ट इन सिटिंग पोजीशन, आप इजीली नोट कर लोगे, या किसी को भी देख लेना, अगर किसी को पेल्विक फ्लोर रीजन में पेन है, वो कभी भी एक पोजीशन में कंफर्ट जोन में नहीं बैठ सकता, वो अपनी 10 बार पोजीशन चेंज करेगा, क्योंकि जो उसकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं वो उसको बैठने ही नहीं देगी, क्योंकि वो स्ट्रेस करती रहेंगी, वो प्रेशर डालती रहेंगी, वो कभी इधर घूमेगा, कभी उधर घूमेगा, डिस्कम्फर्ट रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है, हमें पता चलता है, वो बॉडी अलर्ट करती है कि यस मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे मेरा कुछ इलाज करो, नहीं तो फिर तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा। और फिर आपका जो भी आपको पेल्विक फ्लोर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको इग्नोर नहीं करना ही बेटर होता है। इसीलिए हमारा मेन पर्पस यही है कि हम इस चीज को समझ पाए। बहुत सारे कॉजेज हैं। अब पेल्विक पेन की वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें तब पता चलती है जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। उससे पहले हमें नहीं पता होता कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं। डॉक्टर ने कह दिया फाइब्रॉइड्स हैं। फाइब्रॉइड्स क्या है? छोटी छोटी सी ग्लैंड्स बन जाती हैं, मांस के टुकड़े इकट्ठे हो जाते हैं हमारे यूट्रस में, यूट्रस के ऊपर फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनके ऊपर, यहाँ सब जगह पे ये मांस के टुकड़े इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ इनमें से कैंसरस होते हैं, कुछ नॉन कैंसरस होते हैं। तो ये हमें कब पता चलता है? जब हमारे को प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, यूरिन की, ब्लैडर की, सब प्रॉब्लम्स आती जाती है। फिर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तब डॉक्टर बोलता है कि हाँ आपके यूट्रस में इतने सारे फाइब्रॉइड्स हैं, ये इतने सारे इकट्ठे हो चुके हैं, अब इनको तो निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, अब मैं आपका यूट्रस ही निकाल देता हूँ, इस पैच को ही साफ कर देता हूँ, तो वो इसके साथ ही चली जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिस्ट, छोटी छोटी सी ग्लैंड्स बन जाती हैं। क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, अल्ट्रासाउंड कराते हो, तो सबसे पहला डॉक्टर कोई भी चीज बायोप्सी करेगा। ये पहले सबसे पहला टेस्ट है कि कैंसरस है या नॉन कैंसरस। हमारा स्टमक इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा, और सिंड्रोम मींस जो मल्टीपल चीजों को जोड़ के चल रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आपके जो यूरिन से ब्लैडर से लेकर जो वेजाइना तक जो पाइप है उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं। उस यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लैडर से लेकर वेजाइना तक आते आते उस ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। उसकी वजह से हमारी मल्टीपल प्रॉब्लम जुड़ती रहती हैं, और उसी की वजह से किडनी में स्टोन। क्योंकि अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में ये बात बताई थी कि ब्लैडर की फंक्शनिंग वापस नॉर्मल चला गया, तो नेचुरल है कि यूटीआई इन्फेक्शन से किडनी की प्रॉब्लम होने का कितना बड़ा रिस्क है, ये आप इस चीज से समझ सकते हो। इसलिए इसको कम से कम आप इग्नोर ना करें, क्योंकि इसी में हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में सेम यूटीआई इन्फेक्शन, लेकिन वुमेन्स में ज्यादा करता है क्योंकि उनमें सिंगल ट्रैक होता है, और मेल्स में क्या होता है कि यूरेथ्रा अलग होती है, तो इसलिए उनमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। पर फीमेल में एक ही ट्रैक है, इसीलिए वो ब्लैडर और यूट्रस और वेजाइना जुड़ा हुआ है, इसलिए फीमेल्स को यूटीआई इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पर एक ये साइंटिफिक टर्म है वल्वोडाइनिया। ये क्रोनिक पेन है, डिस्कम्फर्ट है, जो कि वेजाइना के आसपास की मसल्स में एक डिस्कम्फर्ट रहता है, उस पेन को कहते हैं। इसके साथ जब भी आप यूरिन पास करोगे आपको सिवियर बर्निंग होगी, इरिटेशन होगी, इचिंग होगी, तो उसको हम वल्वोडाइनिया बोलते हैं। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे
डॉक्टर्स अपनी दवाई देते हैं, दैट इज ट्रू, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट है जो कि हम उसको एक्सरसाइज से भी, जैसे कि इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाया पेल्विक फ्लोर ड्रॉप्स, आप पैर नीचे करके बैठते हो तो वो रिलैक्स होती है मसल्स। डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग होती है जिसमें कि इसको मैं अभी आपको एक्सरसाइज वाले प्लान में बताऊंगी कि कैसे ही आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। हीटेड स्विट्स बाथ्स आते हैं, वाटर बाथ्स आते हैं जिसके ऊपर बैठ के हम हीट लेते हैं। चाइल्ड पोज एक्सरसाइज जो लोग योगा करते हैं वो इस एक्सरसाइज से बहुत अच्छे से फेमस है। ये एक्सरसाइज हमारी वेजाइना की मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। और ये फोम रोलर आता है, अगर हम इसको रख के भी पीछे की मसल्स के ऊपर फ्लैट करके लेट के एक्सरसाइज करते हैं, इससे भी हमारी वेजाइना की मसल सारी स्ट्रेच होती है। ये मैंने अभी आपको बताया था एंडोमेट्रियोसिस, ये बहुत बड़ा कॉमन है जो यंग जनरेशन है उनके लिए। जो यंग जनरेशन बच्चे न्यूली मैरिड होते हैं वो कंसीव नहीं कर पाते, क्यों नहीं कंसीव कर पाते, उसका ये सबसे बड़ा जो रीजन है वो है एंडोमेट्रियोसिस, जो कि हमारी यूट्रस की एक लाइनिंग होती है, उसकी साइंटिफिक एक स्ट्रक्चर है कि इसकी जो ब्रेथ है वो इतनी होनी चाहिए, उसके बाद ही वो अपनी वर्किंग पूरी करती है, उसके बाद ही वो रेगुलर टाइम पे हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, उसी के बाद सारी प्रॉपर वर्किंग होती है। लेकिन जहाँ पर ये, इसमें आप इस पिक्चर में देख सकते हो एब्नॉर्मल टिश्यू, जो टिश्यूज है वो उसके ऊपर गुच्छा बन गई है, मसल लेयर्स की लेयर्स बन गई हैं, आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को पूरा डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि वो जब एक 28 या 30 दिन के साइकिल के बाद उस लेयर को शेड ऑफ होना था, वो शेड होती तो ब्लीडिंग होती, लेकिन वो लेयर है वो शेड ऑफ ही नहीं हुई क्योंकि वो इतनी मोटी बनी हुई थी कि वो टूटी नहीं। उसके ना टूटने से क्या है कि वो आपका साइकिल जो 28 दिन का था वो 35, 40 और 45 दिन पे चला गया। फिर आपने डॉक्टर से दवाई ली, डॉक्टर ने स्ट्रॉन्ग हार्मोन दिया आपको, फिर वो लेयर शेड ऑफ हुई, उसके बाद आपको ब्लीडिंग हुई, यानी कि 3 महीने का आपका जो रेगुलर साइकिल था वो 3 महीने तक डिले हो गया। अब उस डिले ने जो आर्टिफिशियल आपने हार्मोन खाया उसने आपकी बॉडी को अफेक्ट किया, उसने आपके ब्लैडर को अफेक्ट किया। तो ये सारी चीजें, ये सब एक कनेक्शन है जो हम रोज की रोज अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं या तो वो मदर्स हैं, उनकी भी आगे आपके भी बच्चे हैं, यंग गर्ल्स हैं, तो ये सारी चीजें क्यों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कल जब आपकी बिटिया के साथ या आपकी बहू को ये प्रॉब्लम हो तो आप इजीली उनको ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि यस आपको ये प्रॉब्लम हो रही होगी, इसी की वजह से जो है आपका ये सारा सिस्टम जो है डिस्टर्ब चल रहा है। एक ये साइंटिफिक टर्म है वेजिनेसिमस, इसमें भी क्या है कि आपका जो है, आपको हर वक्त जो है अनकंफर्ट, डिस्कंफर्ट रहता है, पेनफुल एरिया रहता है, जिसमें आप जब भी वॉशरूम जाओगे आपका वेजाइना जो है वो हमेशा टाइट फील होगा, उसकी ओपनिंग नहीं होती तो आपको पेन होता है। यूरिन पास करने में, यूरिन आ रहा है बहुत तेज आ रहा है लेकिन आप उसको पास नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि जो मसल्स हैं, जो लेयर्स हैं, वो डोर है वो इतना टाइटली चिपक गया आपस में, वो उसको ओपन नहीं करने दे रहा, उसको खुलने नहीं दे रहा, तो आप अपना यूरिन को पास नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीजें हैं, ये टर्म्स हैं, चाहिए साइंटिफिक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको इन सब चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर है ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस, इसमें हमारी जो हमारा यूट्रस है, हमारा जो पेल्विक फ्लोर है, उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वो एक हेल्दी बैक्टीरिया है, वो जो हमारा, जैसे हम दही खाते हैं, दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, इसीलिए दही को बहुत एक अच्छा आहार माना जाता है, क्योंकि जब भी आपको लूज मोशंस है, आपका पेट खराब है, आपका अगर गट का जो फ्लोरा वो खराब हो गया है, तो दही, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस है जो कि हमारे पेल्विक फ्लोर के लिए सबसे रिच बैक्टीरिया माना जाता है, जो कि हमारे पेल्विक फ्लोर को हेल्दी रखता है, वो एक बैक्टीरिया है। और जब वो बैक्टीरिया की जगह वहां पर एक दूसरा बैक्टीरिया आ जाता है ब्रेडनेरेला, वो उस बैक्टीरिया को बनने नहीं देता और उसको मार देता है। अब वो उसको मार देता है तो नेचुरल है, आप जब यूरिन जाओगे आपकी यूरिन में स्मेल आएगी, आपका यूरिन इतना वाटरी वाइट होना चाहिए, उसकी जगह वो थिक हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, डेंस क्लाउडी सा यूरिन होगा। और साथ में आपको जब आप वॉशरूम, क्योंकि आप इस चीज को आप नोट ऐसे कर सकते हो कि आपने देखा होगा जब कहीं आप किसी जाते हो प्लेस पे जहाँ पर आप कॉमन टॉयलेट यूज करते हो, तो आपने देखा होगा कि कई लोग जब वॉशरूम होके आते हैं उसके बाद बहुत स्मेल आती है। वो स्मेल क्यों आती है? क्योंकि उनका जो यूरिन है उसमें वो बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की जगह इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है जो उस
उसमें एक स्मेल क्रिएट कर रहा है। आपसे कई बार आपसे वहाँ खड़ा नहीं हो जाता, आप कहते हो नहीं भाई बहुत स्मेल आ रही है मुझे, मैं नहीं इस वॉशरूम को यूज कर सकता। इसीलिए यहाँ पर भी हमारी हाइजीन का सबसे बेस्ट ये है, आप अगर यंग हो बैठ सकते हो तो कहीं पे भी जाओ तो बेटर टू यूज इंडियन टॉयलेट, जहाँ पे इन्फेक्शन का सबसे कम चांसेस होती है, क्योंकि वहां पर आपकी स्किन की जो है कनेक्शन नहीं है उस स्पॉट के ऊपर से। लेकिन जो इंग्लिश सीट्स होती है वो एक इन्फेक्शन का बहुत बड़ा सोर्स होती है। लेकिन हाँ, अगर आपकी ओल्ड एज है तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बैग में टिश्यू पेपर का रोल रखो, सैनिटाइजर रखो, हमेशा कोई भी वो उस वॉशरूम में गया हो चाहे वो आपका अपना भी हो उसको पहले क्लीन करो और उसके बाद आप उस टॉयलेट सीट को यूज करो, ताकि किसी की बॉडी से वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में, ये नहीं सोचना कि वो बैक्टीरिया मेरी बॉडी में ही बना है, वो बैक्टीरिया जो है आप किसी से गिफ्ट में भी लेके आ सकते हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमें टॉयलेट सीट यूज करते वक्त कोई बहुत महंगे नहीं आते टॉयलेट पेपर, आजकल सब एडवांस है, सभी लोग सबके घर में टॉयलेट पेपर्स और टिश्यू पेपर्स होते हैं, तो इट इज बेटर अपने बैग में एक पैकेट डाल के रखो। इसमें कोई आपको ये कहे कि आप बहुत एटीट्यूड वाले हो, उस चीज को भी नहीं सोचना। अपनी हाइजीन की ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है, अपने आप को ठीक रखना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे किसी को इम्प्रेस करने के लिए ये सारी चीजें नहीं करनी, मुझे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये सब चीजें यूज करनी है। अगर आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, अगर आपको यूरिन का प्रेशर आप नहीं रोक पा रहे हो, कभी आप खड़े हो, आप काम कर रहे हो, लेकिन वो आपको ऐसी सडन फीलिंग आएगी कि मुझे बहुत तेज यूरिन आ रहा है, मुझे मतलब इस समय वॉशरूम मुझे खाली चाहिए, अगर मैंने जाना है तो बिल्कुल टॉयलेट फ्री हो मैं जा सकूं। तो ये सारी कंडीशंस हैं कि कई लोग ओल्ड एज में आके क्या होता है कि वो जब तक खड़े होके वो वॉशरूम तक पहुंचते हैं तब तक उनका यूरिन लीक हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का कारण यहाँ पर अगेन चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सब जो पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस की यूरिन इनकॉन्टिनेंस का कारण होती है कि उनकी मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, कि उनके ब्लैडर में इतनी स्ट्रेंथ होती कि वो यूरिन को रोक सके। यहाँ पर देखो आप तीन तरह से इनकॉन्टिनेंस होता है। इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि आपको यूरिन का प्रेशर बढ़ रहा है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कहीं जा रहे हो, गाड़ी में हो, आपको इमरजेंसी में गाड़ी भी रुकवानी पड़ेगी, उस समय आप ये भी नहीं सोचोगे कि आपको कहाँ यूरिन पास करना है, बस आपको ये होता है कि अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो एक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉजिंग इनवॉलेंट्री ब्लैडर लीकेज, जहाँ की आपका ब्लैडर की जो मसल है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है जिनपे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वॉलेंट्री मसल है जिनको हम अपने कंट्रोल में, मेरे हाथ की मसल्स हैं इनको मैं अपने कंट्रोल से मुट्ठी को बंद कर सकती हूँ, खोल सकती हूँ, लेकिन जो ब्लैडर की मसल्स हैं वो मेरे हाथ में नहीं है, वो नेचुरल वर्किंग चल रही है, वो अपने आप मसल्स खुलेंगी, अपने आप बंद होंगी, अपने आप खुलेंगी, अपने आप बंद होंगी उनका। तो ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, वो इतना आपकी बॉडी को स्ट्रेस दे देगा कि यस मुझे अभी आप कहीं भी गाड़ी रोको या कहीं भी मुझे तो देख लो कहीं भी वॉशरूम है तो मुझे जाके यूरिन पास करना है। तो ये कंडीशन होती है स्टार्टिंग की जहाँ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। अर्ज कॉन्टिनेंस क्या होती है? इट रिजल्ट्स इन द अनकंट्रोलेबल नीड टू यूज द बाथरूम, मींस आप जब तक बाथरूम तक पहुंचे, स्ट्रेस ने आपको सिग्नल दिया कि वॉशरूम ढूंढ लो, मैं जा सकती हूँ, तब तक मैं रोक लूंगी, मैं इतना रोक सकती हूँ कि मैं खड़ी हो जाऊंगी। लेकिन जहाँ आ गई अर्ज, अर्ज का मतलब होता है कि अब तो कुछ भी हो जाए मेरे को यूरिन पास करके ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अनकंट्रोल सिचुएशन हो गई है। अगर आप नहीं जाओगे तो कमरे से उठ के, बेड से उठते तक, आपको वॉशरूम तक जाते तक 2, 3, 4 ड्रॉप्स जो है वो लीक हो ही जाएंगी। तो ये हमारी अर्ज इनकॉन्टिनेंस है। उसके बाद ओवरफ्लो, कि आपकी अब ये इस वाली स्टेज से भी आप निकल चुके हो, अभी आप वॉशरूम तक पहुंचो या ना पहुंचो आपका यूरिन फ्लो से बाहर आ जाएगा। वो वाली स्टेज तक हम ना जाएं, इसलिए हमें अपने आप को स्टार्टिंग में जहां हमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस आना शुरू हो रहा है कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि आपका ब्लैडर लीक हो रहा है, हमें इसी स्टेज पे इस सिम्टम को रोक के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर वो कोई मेडिसिन, वैसे इसके लिए ऐसा कोई मेडिसिन नहीं होती कि आप इस मेडिसिन को खा के अपने यूरिन की इनकॉन्टिनेंस को रोक लो, इसके लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, जो कि मैं अभी आपको फर्दर स्लाइड्स में बताऊंगी कि किस एक्सरसाइज से हम इस प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। ये यूरिन लीकेज प्रॉब्लम है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं इसमें ये स्लाइड को डालने का पर्पस ये था कि अगर रात के टाइम जो भी ओल्ड एज लोग हैं, वुमेन, मेल है या फीमेल है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है, आप यूरिन को नहीं कंट्रोल कर पा रहे,
तो हमेशा आप कुछ ऐसा करके अपने घर की सेटिंग रखो कि आपका रूम वॉशरूम के पास होना चाहिए, ताकि अगर आपको, और जब आपको सिग्नल बहुत हल्का सा आया कि मुझे यूरिन का प्रेशर है, तो उसको बढ़ने नहीं देना, ताकि वो यूरिन बीच में ना लीक करे उससे पहले। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम आधी रात में उठ के हमें टॉयलेट जाना है, स्पेशली फॉर द मेल्स, की हमें कभी भी खड़े होके यूरिन को पास नहीं करना है मेल मेंबर्स के लिए, ताकि उस समय क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है वो आधा कॉन्शियस होता है, आधा अनकॉन्शियस होता है। उस समय हार्ट अटैक के, ब्रेन स्ट्रोक के, गिरने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आप आधी नींद में हो, आपकी नींद नहीं खुली है, पर आपको ये प्रेशर आया कि मुझे तो यूरिन पास करना है, तो उस समय आप जब खड़े होते हो तो कई बार आप पॉड के ऊपर गिरने के चांसेस होते हैं ओल्ड एज में। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। अगर, और आपके जो बेडरूम से लेकर टॉयलेट तक का रूट हमेशा ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए ऐसा होना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जो यंग एज के लोग हैं वो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के लिए इतना कर सकते हैं कि जब वो टॉयलेट जाए बेड से उठ के, तो रास्ते में कोई ऐसी चीजें जैसे टेबल, ट्रॉली, कुछ ऐसी चीजें ना रखें कि जिससे वो यूरिन पास करने की हड़बड़ाहट में वो उससे अटक जाएं और वो गिर जाएं। सबसे मेन टॉपिक हमारा आज का यूटीआई इन्फेक्शन। जो यूरिन इन्फेक्शन होता है उसके क्या कारण है और उसके क्या कॉजेज हैं, सिम्टम्स हमारी बॉडी हमें क्या देती है। बर्निंग और पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन पास करते वक्त बर्निंग होना, जलन से यूरिन आना, कांस्टेंट अर्ज, बार बार ऐसा लगना कि मैं अभी तो यूरिन करके आई हूँ, उसके 2 मिनट बाद फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यूरिन पास करना है, कांस्टेंट अर्ज टू यूरिनेट, क्लाउडी यूरिन, डार्क कलर का यूरिन, जबकि हमारा यूरिन जो है वो व्हाइट क्रिस्टल क्लियर का होना चाहिए। येलो तब होना चाहिए जब हम कोई बी कॉम्प्लेक्स खा रहे हैं या हम कोई एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, तब उसका कलर चेंज हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं है, क्लाउडी है, वो डार्क है, थिक है, तो इट मींस कि देयर इज अ यूटीआई इन्फेक्शन गोइंग ऑन इन योर बॉडी। और उसका जो फाउल ऑर्डर है, जो उसका ऑर्डर है स्मेली है, उसकी स्मेल इतनी अनबेरेबल है कि आपको खुद ही पता चल रहा है कि मेरी बॉडी में यूटीआई इन्फेक्शन हो चुका है। और पेल्विक पेन, वुमेन्स में स्पेशली पेल्विक पेन होना शुरू होता है, जिसे हम हिंदी भाषा में जो हमारे घरों में कहते हैं कि नलों में दर्द हो रही है, दैट इज द पेल्विक फ्लोर मसल्स। वो हम उसको बोलते हैं कि नलों में दर्द हो रही है, लेकिन वो मेन हमारे ये लिगामेंट्स हैं जो कि खिंचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब आप बार बार यूरिन पास करने जा रहे हो, उठोगे बैठोगे, तो वो लिगामेंट्स अपने आप ही स्ट्रेच होना शुरू हो जाते हैं। तो उसका मेन कारण है कि आपको जो है यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जब यूरिन इन्फेक्शन है वो खाली यूरिन तक रहे तो ठीक है, अगर उसमें पस सेल्स आने शुरू हो गए, उसमें ब्लड आना शुरू हो गया, तो उसमें सेप्टिक सेप्सिस के चांसेस हो गए, तो फिर वो इन्फेक्शन खाली आपके पेल्विक फ्लोर तक नहीं रहता, फिर वो आपकी किडनीज को डैमेज करना शुरू कर देता है। यहाँ से शुरुआत हो जाती है हमारे किडनी इन्फेक्शन की, बिकॉज ऑफ द यूटीआई इन्फेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें यूटीआई इन्फेक्शन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, क्योंकि अगर हम साल में 4 या 5 बार हमें यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसमें आप ये समझ के चलो कि अगले साल आप एक किडनी के बहुत अच्छे वाले पेशेंट बनने वाले हो और नेफ्रोलॉजिस्ट के चक्कर आपको अब काटने पड़ेंगे। तो इसलिए पहले ही इस स्थिति से जाने से पहले ही अपने आप को कंट्रोल कर लो। सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताई दी हैं, क्लाउडी यूरिन, ब्लडी यूरिन, लोअर एब्डोमिनल और पेल्विक पेन, दीज आर द सिम्टम्स फॉर यूटीआई इन्फेक्शन। और जब आप यूरिन पास करते हो तो बर्निंग सेंसेशन हो रही है, यूरिन हैज अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, इंक्रीज अर्जेंसी टू यूरिन, ये सारे आपके सिम्टम्स हैं यूटीआई इन्फेक्शन के। कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर इसमें आप जो है अगर देखोगे, अगर बार बार आपको 2-3 महीने में दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके साथ आपका ब्लैडर डिस्फंक्शन हो ही रहा है और साथ में आपकी किडनी डैमेज भी हो रही है। और स्पेशली जो मेंस हैं उनमें यूरिथ्रल नैरोइंग हो जाती है, जो यूरिथ्रा कि जो हमारी जो वॉल्व है जहाँ से यूरिन पास होता है वो नैरो हो जाती है, उसकी वजह से इन मेल मेंबर्स जब वो यूरिनेट करते हैं तो उनको पेन होती है, क्योंकि यूरिन जो है वो फुल फ्लो में ना आके नैरोइंग होने की वजह से ड्रॉप यूरिन आता है और आपको बार बार अर्ज महसूस होती है कि मुझे थोड़ी देर में जाके मुझे यूरिन को रिलीज करना है, लेकिन वो यूरिन आता नहीं है क्योंकि वो रास्ता जो है वो इतना नैरो हो जाता है इस यूटीआई इन्फेक्शन के होने से। और अगर ये यूरिन नहीं वापस आ रहा तो परमानेंट किडनी डैमेज हो जाती है, और साथ ही अगर सेप्सिस हो गया, उसमें सेप्टिक, उसमें पस बढ़ती चली गई तो और वो फर्दर इन्फेक्शन की तरफ हमें ले जाता है। हमारे पास हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यहाँ हमारी योगा जो है वो बहुत अच्छा काम करती है, प्राणायाम का बहुत स्पेशल रोल आता है। जब एल्डरली पेशेंट को, अभी लोग ये सोचते हैं कि यूटीआई इन्फेक्शन से ब्रीदिंग एक्सरसाइज का कोई लेना देना नहीं है, नहीं, बिल्कुल मिथ है ये।
बिल्कुल हर चीज हमारी बॉडी में, अगर मैं आपको इसमें यहाँ पे इस टॉर्सो मॉडल में दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं जो लंग्स हैं, इन ठीक लंग्स के नीचे मेरा हार्ट है। जब वो कोविड का वायरस बिल्कुल लंग्स के अंदर चला जाता है, बिल्कुल डीप में चला जाता है, उन पेशेंट्स को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जरूरत होती है, क्योंकि वहां पे आपका नेबुलाइजर काम नहीं करता, स्टीम काम करती है, लेकिन तब नेबुलाइजर का काम खत्म हो जाता है, तब वहां पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ये एक भ्रम फैलाया गया था कि सबको ऑक्सीजन चाहिए, नहीं, सारे पेशेंट्स को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। जो ऑब्स्ट्रक्टिव वाले पेशेंट होते हैं वो कुछ एक्सरसाइज करके भी ठीक हो जाते हैं, उनके लिए बहुत सारे एक्सरसाइज प्लान होते हैं जो हम बताते हैं, वो हम अभी आज का विषय से मैं डेविएट नहीं करूंगी अपने आप को, क्योंकि आज हमारा वुमेन्स का वो है। नेक्स्ट हम जब भी मिलेंगे हम ब्रीदिंग पैटर्न पे भी बात करेंगे, पोस्ट कोविड और प्री कोविड पेशेंट्स की जिन्होंने इस चीज को सफर किया है। मैं आपको खुद दिखाऊंगी उनकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा के कि जो पेशेंट कोविड से निकल चुका है उसकी ब्रीदिंग कैसे ऑल्टर हुई है और जिसको कोविड नहीं हुआ है उसकी ब्रीदिंग कैसी है। ये आप खुद देख के समझ में जाओगे कि कोविड ने कितना आपके लंग्स को अंदर तक डैमेज हुआ। आप ऊपर से ठीक हो गए हो, आपको लग रहा है आप ठीक हो गए हो, लेकिन अभी भी आपके लंग्स जो है वो अंदर सफर कर रहे हैं, क्योंकि वो डीप इन्फेक्शन जो है वो अंदर तक गया था। ये यूटीआई इन्फेक्शन के बाद जो हमारे मेन हमें टिप्स लेने चाहिए वो है कि आपको हमेशा जो अंडरगारमेंट्स हैं वो कॉटन के यूज करने चाहिए, टाइट क्लोथिंग नहीं पहननी है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, कभी भी आपको यूरिन को रोकना नहीं, कभी भी आपको अगर लग रहा है कि आपको यूरिन का प्रेशर आ रहा है तो उसको होल्ड नहीं करना, उसको जो है क्लियर करना है, क्योंकि उसको होल्ड करना भी और अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान देता है। और जब भी आप यूरिन पास करते हो उसको हमेशा अपने एरिया को वॉश करके आना है, ताकि आपको जो है इन्फेक्शन के चांसेस ना रहे। और हमेशा खाली हमें वेजाइना को वॉश नहीं करना, रेक्टम टू वेजाइना दोनों ऑर्गन्स को वॉश करना है, ताकि किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन ना हो। और हमेशा जो भी हम लुब्रिकेंट्स, जो भी सोप जो भी यूज करें वो वाटरी होने चाहिए। बहुत ज्यादा केमिकल वाले सोप्स जो हैं वो हमेशा हमें अपने वेजाइनल एरिया पे नहीं यूज करने चाहिए। ये टाइप्स ऑफ पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स है, जब जिन लोगों को यूट्रस प्रोलैप्स हो जाता है, मैं फास्ट इसको आपको समझा सकती हूँ कि सिस्टोसील है, जब मेरा ब्लैडर जो है उसमें डिस्फंक्शन है, ब्लैडर में प्रेशर डाला हुआ है। जब यूट्राइन प्रोलैप्स है उसमें यूट्रस का डिस्फंक्शन है, यूट्रस ब्लैडर पे प्रेशर डाल के नीचे की तरफ आ रहा है। और रेक्टोसील का मतलब है जहाँ जब मेरा रेक्टम है, जो मेरी जब मैं एनस है मेरा बॉडी करने जा रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एनस बाहर आ रहा है। तो ये सारे सिस्टम हमें पता होने चाहिए कि मैं किस ग्रेड में आ रही हूँ, कि मेरे को ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेरे को यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या मुझको एनएस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और यही हमारा प्रोलैप्स यूज जो है, इसमें इसके सिम्टम्स हैं, लीकेज ऑफ यूरिन है, इनेबिलिटी टू कंप्लीट, आप अपना ब्लैडर पूरा फुली आप उसको रिलीज यूरिन को पूरा नहीं कर पा रहे हो, उसमें हमेशा ब्लैडर में थोड़ा थोड़ा यूरिन रह जाता है। बल्जिंग है, आपको अपने पेल्विस एरिया में हैवीनेस लग रही है, लोअर बैक पेन है और फीलिंग ऑफ प्रेशर है, और आपको लोअर बैक पेन सारा दिन, ये सिर्फ एक, क्योंकि जब लोअर बैक पेन होता है तो वो किसी पॉस्चर में होता है, लेकिन जब पेल्विक एरिया की वजह से लोअर बैक पेन होता है तो वो 24 आवर्स रहता है। वो तो ये एक अलर्ट होने का साइन है कि अगर मुझे 24 आवर्स लोअर बैक में पेन है तो इट मींस ये मेरा पेन पेल्विक फ्लोर से रिलेटेड है, ये लोअर बैक से मेरे वर्टिब्रा से नहीं रिलेटेड। ये अभी हमें इसके बारे में बात कर ही लिया था, डिसमेनोरिया के बारे में। ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज हैं, इनमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो योगा वाले लोग तो अपने योगा के आसन के थ्रू करते ही हैं इन सारी एक्सरसाइजेज को। ये कीगल एक्सरसाइजेज होती हैं जो मेनली ये कीगल एक्सरसाइजेज हैं। नॉर्मली सबको पता है कि हम ये वाले आसन करते हैं योगा में, लेकिन जब हम ये स्पेशली हम जब यूट्रस के लिए, वेजाइना के लिए करते हैं तो इनको करने के लिए हमें क्या किन मसल्स के ऊपर काम करना है ये हमारे लिए जानना है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग सबने यूट्यूब पे और गूगल पे सबको पता है कीगल एक्सरसाइजेस क्या होती है, लेकिन 99% लोग कीगल एक्सरसाइजेस को गलत परफॉर्म करते हैं। उनको नहीं पता कि कौन सी मसल को खींचना है और कौन सी मसल को रिलैक्स करना है। हमारी जो वेजाइना की मसल्स हैं, जो कीगल्स हैं, उनको हमें कैसे खींचना है और कैसे हमें रोक के रखना है। और ये इसको बताने के लिए आपको शायद फिजिकल थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी। ये कीगल एक्सरसाइजेज हैं जो कि बेनिफिट देती हैं जब आपका यूरिन लीक हो रहा है उसको रोकने के लिए।
जैसे कई लोग खांसी करते हैं या छींक आती है, उससे उनका ब्लैडर जो है वो इतना वीक हो जाता है, यूरिन लीक हो जाता है। तो इन सब सारी प्रॉब्लम्स को, उस लीकेज को रोकने के लिए हमारे पास कीगल एक्सरसाइजेज हैं। इन कीगल एक्सरसाइज को कैसे करना है मैं अभी आपको इसमें आगे चली स्लाइड्स में बताती हूँ। इनके बेनिफिट्स जो है कीगल एक्सरसाइज के, आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, जो यूरिन लीक होता है उसकी प्रॉब्लम से आप बहुत हद तक बाहर आ जाओगे। लीकेज ऑफ स्टूल, आपको ऐसा लगता है कि आपको बार बार पॉटी का प्रेशर बन रहा है, पर आप जब वॉशरूम में जाते हो तो आप पॉटी आपको नहीं आती। तो ये सारी प्रॉब्लम भी, इनमें भी कीगल एक्सरसाइज का अपना एक अलग ही रोल होता है। ये सिंपल कीगल एक्सरसाइज इन्होंने इसमें बताया हुआ है कि आप अगर लेट के एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो हमारे पास बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि हम इस एक्सरसाइज को बैठ के भी कर सकते हैं, चेयर पे भी। जैसे जो ओल्ड एज वुमेन है या ओल्ड एज मैन है, वो इस एक्सरसाइज को चेयर पे बैठ के भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमेशा, जैसे आगे इस पिक्चर में बना हुआ है कि आपका इन तीनों चीजों को दिखाया कि हमें कॉन्सेंट्रेट, जिस समय मैं अपनी एक्सरसाइज कीगल्स कर रही हूँ तो मुझे पर्टिकुलर मुझे सोचना है, मुझे ऐसा लगाना है जैसे कि मेरे को यूरिन को मैं रोक रही हूँ, मेरे को यूरिन रोकना है। लेकिन जब मुझे ये एक्सरसाइज करनी है तो मुझे यूरिन रोकना नहीं है, मुझे यूरिन पास करके आने के बाद इस एक्सरसाइज को करनी है। यूरिन रोकने का मतलब ये नहीं कि जब मुझे यूरिन आ रहा है तो मैं यूरिन रोक के एक्सरसाइज कर लूं, नो, दैट इज रॉन्ग। आपको वो एक्सरसाइज करनी है कि जब आपका ब्लैडर एम्प्टी है, आप पहले यूरिन पास करके आओ, फिर उसके बाद बैठो, फिर आप ऐसे खींचो अपनी बॉडी को, अपने वेजाइना को ऐसे टाइटली खींचना है कि जैसे कि आपने यूरिन के फ्लो को रोका हुआ है। उस समय पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो बटक्स की मसल्स है, जो ग्लूटियल मसल्स है, उनको टाइट ज्यादा नहीं करना, जो स्टमक की मसल्स हैं उनको ज्यादा टाइट नहीं करना। इस समय आपका फोकस सिर्फ आपके उस पर्टिकुलर मसल पे है जो कि लूज हो चुकी है, उसको टाइट करने के लिए। अगर आपको ये एक बहुत साइंटिफिक चीज है कि अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपकी कीगल मसल्स कौन सी हैं और आपको किन मसल्स पे काम करना है, तो ये एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। जब आप इंग्लिश सीट पे बैठते हो तो जब आप यूरिन पास कर रहे हो तो आप अपनी फिंगर अपने वेजाइना में रख के ये गेस कर सकते हो कि जब आपने उसको प्रेशर को खींचा तो कौन सी मसल आपकी ऊपर गई थी। आपको उसी मसल को टाइट करना है। तो ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, अपने लिए खुद मेहनत करनी है। इसमें आपको कोई डॉक्टर नहीं बता सकता कि आपको कौन सी मसल को खींचना है। तो ये आपको सेल्फ एग्जामिन करना पड़ेगा यूरिन पास करते वक्त कि मेरी कौन सी मसल वीक हो रही है। अगर मैं यूरिन पास कर रही हूँ तो मेरा ब्लैडर नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये आप अपने फिंगर को स्टरलाइज करके खुद चेक कर सकते हो। और उसके बाद फिर जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वाली मेरी मसल नीचे थी और फिर आपने थोड़ी देर बाद उसको टाइट किया, फिर आपने फिंगर रखी, तो आप खुद फील करोगे कि मेरी वो मसल ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी कीगल मसल जो है वो लूज थी, वो नीचे आ गई थी और मैंने उसको एक्सरसाइज करके ऊपर किया। अगर इसके बाद भी हमारे पास बहुत, अगर आपको नहीं समझ आता, आपके घर में बड़ा मिरर है, आप उसमें भी चेक कर सकते हो। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो आप चेक कर सकते हो कि मेरी मसल्स वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही, या मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं ऐसे खींचे जा रही हूँ, हाँ मैं कीगल्स कर रही हूँ, लेकिन वो कीगल्स नहीं होती। मेरे को पर्टिकुलर जिस मसल के लिए मुझे कीगल एक्सरसाइज करनी है, मुझे उस मसल को कॉन्ट्रैक्शन मुझे फील होना चाहिए। कि मैं, जैसे हमारे योगा में हम मूल बंध लगाते हैं, तो वो मूल बंध में भी हम सारी जो पैल्विक फ्लोर की मसल्स को खींचते हैं, हम वेजाइना से पहले नीचे से मूल बंध लगाते हैं, फिर नाभि से मूल बंध लगाते हैं। तो वो तीनों जब हम मूल बंध लगाते हैं तो पूरी बॉडी हमारी खिंचती है, तो वो भी हमारा एक बहुत अच्छा योगाभ्यास होता है। इसमें आपको ये पता चल जाता है कि अगर आपका ब्लैडर लीक हो रहा है तो आप खुद ही सेंस कर जाते हो कि आपकी मसल्स कितनी वीक है। अब इसमें आपको जो कीगल एक्सरसाइज करनी है वो ब्रीदिंग के साथ करनी है, लेकिन आपको ब्रीदिंग करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना है कि जब मैंने अपने नाक से सांस अंदर ली तो उस समय इसको हम कहते हैं डायफ्राम। ये हमारा डायफ्राम है, यहाँ पर ये पूरा एरिया हमारा डायफ्राम का होता है, लंग्स के नीचे का। तो जब मैं सांस ले रही हूँ तो मुझे पता चले कि मेरे पेट के अंदर हवा गई हुई है, तो मुझे ये फील होना चाहिए। और उसके बाद जब मैंने निकाला तो मेरा डायफ्राम वापस ऊपर अपने गया। तो ये डायफ्राम जो ब्रीदिंग है ये कोविड पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस ब्रीदिंग को हम क्यों कर रहे हैं स्टमक के थ्रू, क्योंकि हमारे लंग्स जो है वो वीक हैं,
वो पूरा ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे, तो हम डायफ्राम के थ्रू ब्रीदिंग कर रहे हैं। इसमें आप लेट के भी कर सकते हैं इसको, लेकिन आप इस समय जब ये एक्सरसाइज करेंगे कीगल्स की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने हिप्स को टाइट नहीं करना ज्यादा, और उसके बाद सिर्फ वेजाइनल मसल्स पे काम करना है। इसमें जब हम इसको स्क्वीज करते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स को, इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड रखना है, लेकिन उस होल्ड रखने में हमें अपनी ब्रीदिंग को नहीं रोकना, ब्रीदिंग को ब्रेथ होल्ड करके एक्सरसाइज नहीं करनी हमें जब भी हम अपने पेल्विक फ्लोर को स्क्वीज करते हैं, साथ साथ हमें ब्रीदिंग की एक्सरसाइज को करते रहना, ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना, ताकि हम उसको प्रेशराइज, उस मसल को ज्यादा प्रेशराइज ना कर सके, तो ब्रीदिंग करते रहना है हमें साथ में। उसके बाद हमें 10 सेकंड के लिए रिलीज करना है उस मसल को, रिलैक्स होकर बैठना है। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में हमें दोबारा से उस एक्सरसाइज को 10 सेकंड के बाद फिर से अपनी मसल्स को स्क्वीज करना है। इस एक्सरसाइज को हमें 5 सेकंड्स और 10 सेकंड्स के इंटरवल, 5 सेकंड हमें होल्ड करके रखना है, 10 सेकंड हमें रिलैक्स करना है, उसके बाद ही और साथ साथ हमें ब्रीदिंग करनी है। ये पुल एक्सरसाइज है जो हम योगा में भी करते हैं, सेतुबंध आसन हम ये बना करते हैं, ये भी एक्सरसाइज बहुत यूजफुल है। हैप्पी बेबी पोज है, इसके भी अपने बहुत बेनिफिट है। जब हम बेबी पोज की तरह पैरों को ऊपर लेके जाते हैं, तो हमारी जो वेजाइना, यूट्रस, ब्लैडर जो है वो ऊपर की तरफ पुल करता है, तो ये एक्सरसाइज भी, बेबी पोज भी है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हमारे यूट्रस प्रोलैप्स के लिए और एज वेल एज पेल्विक फ्लोर मसल की स्ट्रेंथ के लिए। मार्चिंग एक्सरसाइज, जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते वो बैठ के या खड़े होके भी वो मार्चिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये भी, इनका भी एक अपना बहुत इंपॉर्टेंस है कीगल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये हील स्लाइड एक्सरसाइजेस हैं, इसमें आप देख रहे हो आप लेट के, जैसे कई लोग नीज के लिए करते हैं ये एक्सरसाइज, लेकिन ये सिर्फ नीज के लिए नहीं है, ये एक्सरसाइज हमारी वेजाइना की मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि जब हम पैर को पीछे खींचते हैं तो हम साथ में कॉन्ट्रैक्शन अपनी वेजाइनल मसल्स पे भी देते हैं, पेल्विक फ्लोर पे भी देते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों की ही पेल्विक फ्लोर के लिए ये एक्सरसाइज बहुत यूजफुल है। इसमें आप देख सकते हो, इसमें आप दीवार के ऊपर पैर लगा के, जैसे कि हम जमीन पे चलते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमसे चला नहीं जाता, तो वो बेड के साथ, दीवार के साथ लेट के दीवार पे भी पैरों को ऊपर ले जाके नीचे लाके ऐसे भी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये भी एक अपने आप में वॉकिंग है, जो कि हम लाइन डाउन पोजीशन पे, जो पेशेंट नहीं चल पा रहे, इससे भी वो अपनी बॉडी में मोबिलिटी ला सकते हैं, और साथ में हम बैठ के पैराबैंड होता है उससे भी खींच के भी हम अपने पैरों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये ब्रीदिंग है, आपने इसमें इस पिक्चर में इजीली देख सकते हो, जब इनहेल करते वक्त आपने एक हाथ अपना चेस्ट पे रखा और एक स्टमक पे जब आपने इनहेल किया, तो आपका जो स्टमक है वो ऊपर की तरफ आ गया। इस एक्सरसाइज से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कीगल्स करते वक्त जब आपने पेल्विक फ्लोर को खींचना है, आपने टाइट करना है, तो आपको जो डायफ्राम के थ्रू ब्रीदिंग करनी है, और आपका खुद पता चल जाएगा, हाथ ऊपर आ गया और हाथ जब आपने एक्सहेल किया तो आपका पेट अंदर की तरफ चल गया। तो इस एक्सरसाइज से आप समझ जाओगे कि कैसे आपको इनहेल करना है और कैसे एक्सहेल करना है। ये स्ट्रेंथन है पेल्विक फ्लोर, कुछ एक्सरसाइजेस हैं जस्ट लाइक कपालभाति हो गया ना। हाँ जी आंटी, ये जस्ट लाइक एक्सरसाइज जो बताइए कपालभाति की तरह। नहीं, कपालभाति नहीं है आंटी, कपालभाति में तो आप फोर्सफुली, कपालभाति आप फोर्सफुली करते हो, इसको आपको बहुत इजी वे में करना है कि आपको ये एक्सरसाइजेस है स्ट्रेंथनिंग और पेल्विक फ्लोर, हम कैसे घर में कर सकते हैं एक्सरसाइजेस। न्यूट्रिशन डाइट है, हमें जो हमारी, वैसे तो ये सारी चीजों के लिए अच्छा होता है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या क्या चीजें खानी है। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन ई, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, 6 फैटी एसिड्स, प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स का रोल इसीलिए दोबारा आया क्योंकि हमारा जो वेजाइना, जो यूरिन का जो हमारे उसमें जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोबैसिलस है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें प्रोबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है, ताकि हमारी जो गट का जो फ्लोरा है, वो गट की जो लाइनिंग है वो बिल्कुल ठीक रहे। ये हमारे पास ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नॉर्मली हम लोग खाते भी हैं, लेकिन अगर नहीं खाते तो इनमें से जो हम अफोर्ड कर सकते हैं उनमें से हम कुछ चीजों को हम अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारी जो डाइट है वो हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशियस हो।
इसमें आप कोरिलेट कर सकते हो कि हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, सब अपने आप को डस्टबिन बना के रखते हैं। जो बचा कुचा घर में, जिसने प्लेट में छोड़ा वो हमने खा लिया, जो बच्चों ने बचा दिया वो हमने खा लिया, जो बच्चों ने कहा वो हमने बना दिया, लेकिन हम कहाँ गए, हम तो खो ही गए। आज क्या मैंने अपनी पसंद से, आज मेरा मन राजमा चावल खाने का, लेकिन बच्चों ने कहा मुझे छोले चावल खाने, तो नहीं बच्चों की पसंद है, नहीं, उनको बोला नहीं आज राजमा चावल ही बनेंगे क्योंकि आज मेरा मन है। इसलिए अपने स्टमक को डस्टबिन ना बनाएं, बचा खुचा सारा अपने पेट में ना खाएं। 2 ग्रास वाला मंगलवार, वीरवार और शनिवार को आता है, कुछ उसके लिए भी बचाएं, गायों को भी खिलाएं, आप नहीं खाना चाहते ना खाएं, उनके लिए रख दें। बाकी ये हमारा साइंटिफिक वो है। बाकी टेक होम मैसेज मेरा आज के लिए यही है कि प्लीज मेक द मेंटेनेंस ऑफ योर हाइजीन ऑफ योर पेल्विक फ्लोर। किसी भी कीमत पे हाइजीन से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बिल्कुल क्लीन कपड़े पहनने। अगर ओल्ड एज है, आपके कपड़े गीले हो गए हैं, यूरिन लीक हो गया है, तो प्लीज उनको चेंज करना है। ये नहीं सोचना कि कौन धोएगा कौन नहीं धोएगा, कोई ये ना बोले कि इतने कपड़े धोने पड़ते हैं, इसकी परवाह नहीं करनी। अगर आप पेंशनर हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो अपने लिए एक मेड रख लो जो आपके कपड़े धो दे, अगर आपके घर में कोई नहीं धोने वाला, क्योंकि पैसा किसी के लिए छोड़ के जाने का कोई भी फायदा नहीं है। अपनी पेंशन को अपने ऊपर यूज करिए, अपनी ओल्ड एज को एंजॉय करिए, क्योंकि बच्चे तो आप 10 लाख 20 लाख भी छोड़ जाओगे तब भी ये कहेंगे छोड़ के ही क्या करेंगे, देके ही क्या करेंगे। इसलिए प्लीज अपनी पेंशन के पैसे को अपने ऊपर खर्च करें, अपनी लाइफ के लिए अपना डाइट चार्ट खुद बनाएं। मुझे क्या पसंद है, क्या न्यूट्रिशियस है मेरे लिए, मुझे वो खाना है। स्पेशली मैं ओल्ड एज के सारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, मैं उनसे यही कहूंगी, कल के लिए किसी के लिए मत छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। आपको जिसे लगन लगानी से जो होगा देखा जाएगा, वो अपने आप बचाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी इस चीज को दिल से मत लगाओ कि कोई करने वाला, कोई नहीं भी करने वाला तो अपने बाथरूम में एक बाल्टी में डेटॉल डाल के रख दो। जब आप टॉयलेट जाओ, आपके कपड़े गीले हो जाए, उस डेटॉल के पानी में डिप कर दो और उनको तेज धूप में अगले दिन डाल दो, तो सूख जाएंगे, कम से कम डिसइंफेक्टेंट तो हो जाएंगे कि आप उनको रीयूज कर सको। पर ये मत सोचना कि उसमें क्या है कि जब आप गीले कपड़ों में रहते हो तो आपको यूटीआई इन्फेक्शन होता है। और दूसरी बात ये है कि आप खुद, आपके पास इतनी स्मेल आएगी कि कोई आपके पास खड़ा नहीं होगा, फिर आप कहोगे बच्चे तो मेरे कमरे में आने से भी ना चिढ़ते हैं क्योंकि उनको मेरे पास से स्मेल आ रही है। तो कृपया करके इस स्थिति में आप ना जाएं। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते, खुद नहीं कर सकते, तो किसी से पैसे देके करवा लो। बच्चों नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, तो भी उनका शुक्रिया, भगवान ने पैसा दिया, उसको यूज कर लेंगे। तो ये आज का हमारा वुमेन्स डे का हो। मैंने बहुत ज्यादा बोर नहीं किया आप लोगों को, जितनी मैं कोशिश कर सकती थी मैंने अपनी तरफ से अपनी पूरी प्रेजेंटेशन शॉर्टकट की ही बोली है, ताकि आप लोगों को समझ में भी आएगी। अच्छा लगा कि आपने इतने छोटे समय में कई लोगों को इतना ज्ञान दिया। बाकी ज्ञान चर्चा थी, बड़ी संख्या में हमारी महिला इंटरनेशनल महिला दिवस में इतनी महिलाओं ने अपना समय निकाला। मैं आप सभी का बड़ा आभार प्रकट